जो करूर में दर्दनाक हादसा हुआ है, आखिरकार उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है। और वहीं जो एक्टर विजय हैं, उनके जो करियर की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की होंगी, लेकिन एक खूनी धब्बा इस करियर में उन पर लगा है। इस पूरे हादसे की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में जो एक्टर विजय हैं, उनकी रैली में भगदड़ मची। पूरे देश ने इस घटना को हिला कर रख दिया, क्योंकि इस हादसे में 39 लोग काल के गाल में समा गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चेन्नई से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर जो ये इलाका स्थित है करूर, वहां ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसकी शुरुआत भी हमने की कि आखिरकार इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। किसी को तो आखिरकार इन 39 मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आइए अब ग्राफिक्स से समझते हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। तो करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी जब ये पूरा जहां पर एक्टर विजय को आना था। अब हुआ क्या, आप समझिए, 10,000, उससे डबल यानी कि ट्रिपल संख्या में वहां पर करीबन 27,000 लोग इकट्ठा हुए। दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक की ही सिर्फ अनुमति थी। और हुआ ये कि सुबह 11 बजे से ही, अनुमति 3 बजे की, लेकिन 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हुई। वहां पर लोग बिना भोजन बिना पानी के इंतजार कर रहे थे। आप देखिए कि इस वक्त मौसम का जो हाल है। और विजय कब पहुंचे? विजय साहब पहुंचे शाम 7:40 पर, और उनके पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और इसी स्टैम्पीड, हम कह सकते हैं, भगदड़ी में करीबन 39 लोगों की जान चली गई। एक एक्टर, वक्त जिसके लिए पाबंदी शायद नहीं था, या वक्त का पाबंद वो नहीं था, और जो वक्त दिया गया उससे भी कम से कम 8 घंटा देर से वो वहां पहुंचा, जिसकी वजह से 39 जो मासूम हैं उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अब तक हुआ क्या क्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो 39 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है, जहां पर साफ तौर पर कई लोगों को इसमें हमने देखा कि वो घायल भी हुए। अभी भी संख्या जो है, जो मरने वालों का आंकड़ा है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। 50 से ज्यादा लोग हैं वो अस्पतालों में इस वक्त इलाज करवा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो मुख्यमंत्री स्टालिन है, उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की। और जो हेल्पलाइन नंबर्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो आपको बता दें कि करूर कलेक्टर कार्यालय का जो नंबर है, वो नंबर आपको पहले बताऊं, फिर बताऊंगी कि आप इस नंबर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 04324, ये प्रीफिक्स होगा तमिलनाडु के लिए, 256306। और व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी है, और नंबर है 7010806322। खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका अपना, कोई प्रियजन अगर इस हादसे का शिकार हुआ है, तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये अब तक का एक अपडेट था जो हमने आपसे साझा किया। वहीं अब इस हादसे को लेकर जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी अध्यक्षता में अब इस हादसे की जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या वो प्राइमा फेसी पॉइंटर्स रहे। और न्यायमूर्ति अरुणा जदीसीन जो है, वो इसकी इंक्वायरी करने वाले हैं। पीड़ितों के लिए हालांकि मुआवजे के ऐलान की बात भी है, और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुणा जदीसीन की जांच के अंतर्गत, मतलब उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ है, और केंद्र ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल ये कि ये जो मुआवजा दिया जाएगा, क्या ये उनकी जानें वापस ला सकता है? क्या ये बहुत है ये बताने के लिए कि ये जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? ये ज्यादा जरूरी है इस वक्त जानना। और तमिलनाडु में ऐसे दर्दनाक हादसों का एक इतिहास रहा है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 1952 की बात की जाए तो कोणम जो महा में, वहां पर एक त्रासदी हुई, 48 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2005 की अगर बात की जाए तो चेन्नई बाढ़ राहत शिविर में, सोचिए बाढ़ का राहत शिविर था, वहां ये हादसा पेश आया और भगदड़ में करीबन 42 लोगों की जान गई और 37 लोग जख्मी हुए। अब क्योंकि लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि वहां पर जो क्राउड मैनेजमेंट था वो शायद था ही नहीं,
और उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों से वो कहते हैं ना, पिक्चर पुट्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स इनटू वन सिंगल डायग्राम। आप देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं वहाँ की, कि किस तरह से जब ये हादसा पेश आया होगा तो भगदड़, क्या कोहराम मचा होगा, क्या भीषण स्थिति रही होगी। आप समझिए, सुबह से वो लोग इंतजार कर रहे थे, 3 बजे का वक्त, 11 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हुई। विजय साहब आए 7 बजे, बिना पानी और गर्मी में क्या बुरा हाल हुआ होगा। और जब ये हादसा पेश आया, आप यहाँ इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार वहां उस वक्त सूरत हाल क्या हुआ। तो भीड़ के जो प्रबंधन के नियम हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई गई, सीसीटीवी और हालांकि यूएवी से निगरानी की बात कही जा रही है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है भीड़ प्रबंधन के लिए, पर इन प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ी। आपातकालीन के जो एग्जिट गेट्स होते हैं या जो सेफेस्ट एग्जिट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। सुरक्षित होल्डिंग एरियाज की, भाई ज़्यादा भीड़ है तो आप कुछ पकड़ कर खड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा भी शायद कुछ वहाँ नहीं था। अब क्योंकि एक्टर साहब आ रहे हैं तो वीआईपी तो वहाँ होंगे, तो लेकिन उनके प्रवेश की एक विशेष योजना या वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए। और इस तरह के आयोजन से पहले जो भीड़ प्रबंधन का एक मॉक ड्रिल है, वो भी होना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भीड़ प्रबंधन के जो नियम हमने आपको बताए, उनकी धज्जियां उड़ाई गई, बैरिकेड्स और वैकल्पिक मार्ग, और जब हम पीए सिस्टम की बात करते हैं, सीसीटीवी से निगरानी की बात की जा रही है, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का हमने आपसे जिक्र किया। क्या ये सब वहाँ था? क्या अगर ये वहाँ होता तो शायद जिन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वहाँ से ना आती। तो भीड़ प्रबंधन के नियम है, एक बार फिर हम आपको फुल फ्रेम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम, अगर हम देखें, इन जो नियम है उनका उल्लंघन किया गया। सीसीटीवी और यूएवी से निगरानी करने से आप पता लगा सकते हैं कि भाई वहाँ ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पर ज़्यादा तैनाती की जरूरत है, वहाँ पर इमीडिएट एक्शन चाहिए। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो उसके इमरजेंसी एग्जिट्स कैसे सिक्योर रहते हैं। ये तमाम नियम मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रितेश रंजन का। रितेश, मेरा सबसे पहला और बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस पूरी घटना का दोषी कौन है, और किस तरह से सरकार जो दोषी है उसे समझने के लिए, उसे पकड़ने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है। देखिए, आप जो कह रही हैं दोषी कौन, इसका पता तो जो एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है वो पता लगाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया में जब हम लोग अपनी तरफ से दुर्घटना का अवलोकन कर रहे हैं तो 3 लोग दोषी नजर आ रहे हैं। पहला, अभिनेता विजय, जिनकी लिए ये रैली आयोजित की गई थी, जिनके लिए समय निर्धारित था 12 बजे का, लेकिन वो देर से आए, करीबन 8 बजे के लगभग पहुंचते हैं, और इस दौरान काफी भीड़ वहां इकट्ठी होती रही जब तक कि विजय ना आए। दूसरा, पुलिस प्रशासन की, जब पुलिस प्रशासन ने 10,000 लोगों के लिए अनुमति दी थी, तो कैसे वहां ज्यादा लोग जुटने लगे, और यदि ज्यादा लोग जुट रहे हैं तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्यों पुलिस प्रशासन मौन रहा। और तीसरा, वो जो लोग खुद देखने आए थे, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों के साथ आए थे, और मैं आपको बता दूं कि 10 बच्चों की जानें गई हैं इस दुर्घटना में। तो वो छोटे बच्चे थे। अब इसके लिए कौन लेकिन समझदारी, क्योंकि आपने कहा कि जांच कमेटी का तो काम है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमारा भी काम है सवाल उठाने का। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से भीड़ प्रबंधन के जो नियम है, साफ तौर पर उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। एक भी ऐसा कारक जो कहीं ना कहीं इस हादसे को रोक सकता था, वो पुलिस द्वारा नहीं एक्शन लिया गया। देखिए, इसके लिए एक चीज तो साफ तरीके से जो मुझे एज ए पत्रकार अपनी खोजबीन और जांच के बाद जो समझ में आ रहा है कि कहीं ये सुनियोजित घटना तो नहीं है। इससे पहले, इससे 2-3 दिन पहले एडपाडी पळनिस्वामी ने भी उसी जगह पे अपनी एक सभा की, लेकिन कोई भगदड़ नहीं। अभिनेता विजय की रैली के दौरान ऐसी भगदड़ क्यों हुई, जबकि प्रशासन को मालूम है कि अभिनेता को देखने के लिए लोग आएंगे, और जब समय 12 बजे का मुकर्रर किया गया था, 10,000 लोगों के बारे में कहा गया था कि 10,000 लोग आएंगे, लेकिन जब उससे ज्यादा भीड़ जुटने लगी तो क्यों पुलिस ने चुस्ती दोस्ती क्यों नहीं दिखाई, क्यों उन्होंने भीड़ को आने से रोका, या उसके लिए चाक चौबंद प्रबंध क्यों नहीं किए।
तो इसमें बू आती है। कई लोगों का ये कहना है कि अभिनेता विजय ने हमेशा से डीएमके को निशाना बनाया है, डीएमके सत्तारूढ़ पार्टी है और डीएमके को हमेशा से निशाना बनाती आ रही है। तो कहीं ये तो नहीं कि डीएमके ने जानबूझ के ऐसा किया। और जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत किया, उनका ये कहना है कि जब अभिनेता पहुंचे वहां पे अपने भाषण देने के लिए रैली में, तो अचानक से लाइट कर दी, और जब लाइट चली जाती है तो कुछ स्पीकर्स बंद हो जाते हैं और उन्हें सुनने के लिए लोग उनके वाहन के करीब जाने लगते हैं। और इसी के कारण, इसी दरमियान जो है ये भगदड़ मचती है और उसके बाद जो है दुर्घटना हो जाती है। लेकिन इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा रितेश। टाइमिंग, बिल्कुल, क्योंकि सुबह आप समझिए, सुबह 11 बजे का वक्त और लोग जुटने शुरू हुए 3 बजे के आसपास का जो टाइमिंग था, और फिर एक्टर विजय का 7 बजे पहुंचना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखिए, इसे इत्तेफाक कहें या लेट प्लानिंग कहें, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विजय की इससे पहले जो है कारूर से पहले नामक्कल में एक सभा होनी थी, वो 10 बजे के लगभग होनी थी, लेकिन वो वहां भी लेट पहुंचे। और वहां से जो है उनके साथ जब काफिला निकला तो उनके साथ भीड़ कारूर तक पहुंची। तो ये एक सिलसिला जारी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये दुर्घटना हो जाती है, कुछ लोगों का कहना है, जो जर्नलिस्ट हैं और कुछ कल रात से ही काफी दौर चल रहा है सोशल मीडिया पे आरोप और प्रत्यारोप का, तो उसमें एक बात साफ नजर में आती है कि कैसे डीएमके के मंत्री अचानक से मौके पे पहुंचने लगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि घटना के तुरंत बाद आप कैसे पहुंच रहे हैं, ये आपको जानकारी कैसे मिली, और इतनी जल्दी आप कैसे दुर्घटना स्थल पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही बात है ना, लेकिन आम जनता, नुकसान किसने भुगता? आम जनता ने, जान किसकी गई? मासूमों की। घायल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वो कौन है? वो आम जनता है। तो उसके लिए किस तरह से जो सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, खासतौर पर जो लोग अपनी जो काल के गाल में समा गए और जो इस वक्त अस्पताल में पड़े, जो अगर हम देखें किस तरह से उनकी चिकित्सा का इंतजाम किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इससे पहले एक घटना हुई थी, हूच ट्रेजेडी कल्लाकुर्ची में, जहां नकली शराब के कारण काफी लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन वहां क्या इतनी ही त्वरितता से डीएमके के नेता या मुख्यमंत्री गए थे या मुआवजों का ऐलान किया गया? नहीं। इस घटना में क्यों? क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा उठाना है। हाँ, रही बात, जैसे आपने कहा कि घायलों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, तो कल वहाँ कारूर के जो सरकारी अस्पताल है उसमें उचित व्यवस्था की गई है और आसपास के जिले से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी बुलाए जा रहे हैं, ताकि जो घायल हैं, जो घायलों की संख्या हमें बताई जा रही है ऑफिशियल, उससे कहीं ज्यादा है। ये करीबन 100 के लगभग बताया जा रहा है। और कई लोग बाहर बैठे हुए हैं अस्पताल के, कई लोग अंदर हैं जिनको बिस्तर मिला हुआ है, उनको बिस्तर पे लिटाया गया है, और कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो ये सुविधा वहां लोगों को मिल रही है राज्य सरकार और निजी अस्पतालों की मदद से, और घायलों का बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो अब निष्पक्ष कमेटी अगर अपनी जांच के बाद जब रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को, फिर केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट जानी है, उससे बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन चीज़ें साफ हों या ना हो, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी भावनाओं को लेकर बहुत कुछ आवेश उनमें होगा, और अभी भी कई ऐसे मासूम हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो करूर हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि आखिरकार यूनाइटेड नेशंस में क्यों गरजे जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर। वक्त ब्रेक का।